नमस्कार दोस्तों, मैं यश कुमार आज आप लोगों के लिए करंट अफेयर का अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम जो हुए हैं, जो कि घटनासार महत्वपूर्ण करंट अफेयर की पत्रिका है, उसी का हम लोग देख रहे हैं। आइए उसी के संदर्भ में हम लोग आगे देखते हैं। यह समझ लीजिए आप लोगों के परीक्षा के लिहाज से यह बेहद ही महत्वपूर्ण है। इससे हमेशा क्वेश्चन बनाए जाते हैं। COP28 जलवायु शिखर सम्मेलन 2023 के बारे में दिया गया है। यह 28वां जो 28 सम्मेलन हुआ है, यह आपका 30 नवंबर से 13 दिसंबर के पूर्व निर्धारित 12 दिसंबर 2023 तक यह संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में यह आयोजित किया गया था। यह जलवायु परिवर्तन पर एक संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क अभिसमय जो कि UNFCCC के लिए है, पार्टियों का 28वां सम्मेलन है। इसमें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी के नाम से भी यह जाना जाता है। और इस सम्मेलन की जो अध्यक्षता कर रहे थे वह UAE के सुल्तान जो हैं डॉक्टर सुल्तान अल जाबेर ने इसकी अध्यक्षता की है। तो इसमें हम लोग महत्वपूर्ण देख लेते हैं कब आयोजन किया गया और कहाँ पर किया गया है। दुबई में, संयुक्त अरब अमीरात के। और यह आपका 28वां सम्मेलन है। इसकी अध्यक्षता कौन किए हैं? UAE के सुल्तान डॉक्टर सुल्तान अल जाबेर। आइए हम लोग आगे चलते हैं। पूर्व निर्धारित समय से एक दिन अधिक चला यह सम्मेलन, क्योंकि इसमें सभी लोग जो देश के होते हैं वे लोग जाते हैं। इसमें तमाम तरह के मुद्दे उठते हैं और इसमें लगभग 200 देशों के प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिए थे। यह जीवाश्म ईंधन की वैश्विक खपत को कम करना शुरू करने पर सहमति बनी है। जो जीवाश्म ईंधन है उसको धीरे धीरे डाउन लाना, जिससे ग्लोबल वार्मिंग जो आपका 1.5% पर लाकर इसको 1.5 सेंटीग्रेड पर लाकर पृथ्वी के टेम्परेचर को रखना है। यही टारगेट है। उसी को अचीव करने के लिए आपका जीवाश्म ईंधन को लगातार वैश्विक स्तर पर कम करने की पहल पर सहमति व्यक्त की गई है। वे जलवायु परिवर्तन के सबसे बुरे प्रभाव को रोकने के लिए सहमत हुए और यह अपनी तरह का पहला समझौता है जो कि तेल युग का अंत का संकेत करता है। आप लोग जैसे जानते हैं आयल की जो खोज हुई थी, उसके बाद से जो मिनरल आयल है उसका लगातार डिमांड बढ़ रहा है। तो उसी को उसके युग का जो समाप्त है वह समाप्त होने की तरफ अपना एक संकेत है। इसी के बारे में बतलाया जा रहा है। 2 सप्ताह तक कठिन बातचीत के बाद दुबई में हुई इसमें सौदा निवेशकों और नीति निर्माताओं को एक शक्तिशाली संकेत भेजने के लिए दुनिया का अब जीवाश्म ईंधन से छुटकारा पाने की इच्छा पर एकजुटता व्यक्त की गई। कहा गया कि अब जीवाश्म ईंधन से हम लोग बाहर निकलेंगे। तो इसमें आपको सबसे मेन जो पॉइंट है वह आपका जीवाश्म ईंधन से छुटकारा पाना। वैज्ञानिकों ने कहा जलवायु आपदाओं से बचने के लिए आखिरी सबसे अच्छी उम्मीद है कि हम लोग जीवाश्म ईंधन जो है उसको धीरे धीरे कम करेंगे। आइए हम लोग आगे देख लेते हैं। 100 से अधिक देशों ने तेल, गैस, कोयले के उपयोग को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए इसमें समर्थन किया। प्रस्तावित सौदा विशेष रूप से ऊर्जा प्रणालियों में जीवाश्म ईंधन को दूर करना, व्यवस्थित करना और न्याय संगत तरीके से संक्रमण करने के आह्वान करेगा, ताकि विज्ञान को ध्यान में रखते हुए 2050 तक शून्य उत्सर्जन हासिल किया जा सके, यानी कि नेट जीरो। या आप लोग ध्यान रखिएगा, नेट जीरो का यही तात्पर्य होता है कि आप जितना उत्सर्जन करें और उत्सर्जन के बराबर ही आपके इन्वायरमेंट को उसको एब्जॉर्ब कर ले, यानी कि परिणाम स्वरूप जो हासिल हो वह जीरो हो। और भारत का जो है वह 2070 तक है।
यह भी आप लोगों के परीक्षा के लिहाज से बेहद ही महत्वपूर्ण है। इसमें 2030 तक वैश्विक स्तर पर नवीकरणीय ऊर्जा की क्षमता को 3 गुना करने और कोयला की कटौती के साथ के प्रयासों में तेजी लाना और कार्बन कैप्चर जैसी प्रौद्योगिकी में तेजी लाने का आह्वान किया गया। जो कार्बन कैप्चर, कार्बन को जो कम कर सके, वैसे प्रौद्योगिकी पर विशेष ध्यान देने पर बल दिया गया। भारत का तर्क है कि उसने अपनी विकास संबंधी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कोयले के उपयोग को जारी रखने की ज़रूरत है। इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि जो डेवलप कंट्रियां हैं वह अपनी स्थिति को प्राप्त कर ली हैं, और जो अभी डेवलपिंग कंट्रियां हैं वह अभी उस स्तर को नहीं प्राप्त कर सकी हैं, जिसके चलते वहाँ पर लिविंग स्टैंडर्डता बहुत पुअर है। तो उसी के बारे में तर्क दिया गया है कि अभी हम लोगों को ज़रूरत है, हम लोग विकासशील हैं, इसलिए हमें इसे जारी रखना होगा। इसीलिए भारत 2070 अपना टारगेट बनाया है। वह राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान एनडीसी का पालन करने के महत्व पर जोर देता है। टेक्स में वैश्विक तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस पर रखने के लिए 8 कदम प्रस्तावित हैं। इसमें हम लोग देख लेते हैं महत्वपूर्ण बिंदु क्या है। जलवायु संवेदनशील विकासशील देशों को मदद देने के लिए तैयार किया गया हानि और क्षति कोष, यह बेहद ही महत्वपूर्ण है। इसमें हानि और क्षति, यह भारत के तरफ से यह प्रस्ताव समर्थन किया गया था कि जो देश हैं उनका जो हानि हो रहा है और जो क्षति हो रहा है उसके तहत उनको एक भरपाई दिया जाए। मान लीजिए जलवायु परिवर्तन हो रहा है, कहीं बाढ़ आ रही है तो कहीं सूखा पड़ रहा है, तो उसका एक पैमाना बनाया जाए और उन देशों को इसके लिए एक कोष जनरेट हो और उसी के तहत उनको लाभ दिया जाए। काप के पहले दिन लागू कर दिया गया। देशों ने इस कोष के लिए करोड़ों डॉलर देने का वादा किया है। हरित जलवायु कोष, यह भी महत्वपूर्ण है, के संसाधनों को दोबारा भरने के लिए 3.5 अरब डॉलर की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई। अल्प विकसित देशों के कोष, इसे अल्प विकसित देशों को एलडीसी भी कहा जाता है, लिस्ट डेवलप कंट्री, जिनका पर कैपिटा 200 कुछ डॉलर है, उससे नीचे होता है, तो उन्हीं को एलडीसी कंट्री के रूप में परिभाषित किया जाता है। विशेष जलवायु परिवर्तन कोष SCCF के लिए कुल 15 करोड़ डॉलर से अधिक की नई घोषणाएं की गई। विश्व बैंक द्वारा जलवायु परिवर्तन 2000 परियोजनाओं जो कि 2024-25 के लिए वित्त पोषण के लिए सालाना 9 अरब डॉलर की वृद्धि की गई। यह पॉइंट महत्वपूर्ण है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। लोगों के स्वास्थ्य पर बढ़ते जलवायु प्रभावों को बचने के लिए जो बचाव कार्य हैं उसमें तेजी लाने के लिए लगभग 120 देशों ने COP28 में जलवायु और स्वास्थ्य घोषणा का समर्थन किया। 130 से अधिक देशों ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए खाद्य सुरक्षा का समर्थन किया। जैसा कि आप लोग जानते हैं जलवायु परिवर्तन जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी डाउन हो रहा है और कुछ जगह मरुस्थलीकरण का भी प्रभाव देखा जा रहा है। और कुछ जैसे आपके अफ्रीकी देश हैं वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो लोग हैं अंडर न्यूट्रिशन या भूखमरी के शिकार हो रहे हैं, तो उस खाद्य सुरक्षा की भी समर्थन करने के लिए बात की गई है। कृषि, खाद्य एवं जलवायु परिवर्तन के लिए इसके घोषणा पर हस्ताक्षर किया गया है। दुबई में COP28 में भारत संयुक्त राष्ट्र रेस टू रेजिलियंस में शामिल हो गया है। यह आप लोग ध्यान दीजिएगा, भारत ने संयुक्त राष्ट्र के रेस टू रेजिलियंस वैश्विक अभियान में शामिल हुआ है और होकर जो जलवायु परिवर्तन की चुनौतियां हैं इनसे निपटने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है कि जो भी जलवायु परिवर्तन हो रहा है उनसे निपटने के लिए महत्वपूर्ण जो चुनौतियां हैं
उनसे कैसे निपटा जाए, इसके लिए विश्वव्यापी यह एक मंच है जिसका उद्देश्य गैर राज्य अभिनेताओं, निवेशकों और व्यावसायिक और शहरी क्षेत्रों तथा नागरिक समाज को एकजुट करना है। यह रेस टू रेजिलियंस का इसका लक्ष्य 2030 तक जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति संवेदनशील समुदायों का लचीलापन बढ़ाना है कि उनके में जागरूकता पैदा करना है। आवास और शहरी मामले मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्था NIUA नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर शहरों के लिए जलवायु केंद्र C³ रेस टू रेजिलियंस में भारत की भागीदारी को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह भी आप लोगों के लिए जानना जरूरी है। इसका लक्ष्य देख लीजिए 2030 तक है। वर्तमान में C³ CSTAF ढांचे के तहत भारत के 220 शहरों का मूल्यांकन के तीसरे दौर में है। अनुमानत 2030 तक भारत 40% आबादी जो होगी वह शहरी क्षेत्रों में होगी। आप लोग जैसा जानते हैं, अगर 2011 का सेंसस देखा जाए तो लगभग 32% जनसंख्या जो है वह शहरी क्षेत्रों में रहती है थी। अब यह बढ़ के लगभग 35% के आसपास हो गई है। क्योंकि 2021 का अभी जनगणना नहीं हुआ है, इसलिए डाटा हमारे पास सामने नहीं आए हैं। वैश्विक स्तर पर टीबी रिपोर्ट जो WHO द्वारा जारी किया गया है। WHO की जो स्थापना हुई थी वह 7 अप्रैल 1947 को हुई थी। इसके द्वारा 7 नवंबर को दुनिया के 192 देशों और क्षेत्रों में टीबी के मामले पर एक डेटा जारी किया गया है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। कोविड के बाद अगर देखा जाए तो 2022 में एकल संक्रमण रोगों में जो एक संक्रमण रोग द्वारा होने वाली मौतों में टीबी के मामले जो हैं वह दूसरा सबसे बड़ा जो कारण था वह आपका टीबी रहा है। वहीं 2022 में देखा जाए तो टीबी से पीड़ित नए निदान वाले जो संख्या है वह आपका 7.5 मिलियन थी। अगर वहीं टीबी से पहले की बात की जाए तो वर्ष 2019 में आपके 7.1 मिलियन थी। अगर 2022 की बात की जाए तो यह 5.8 मिलियन थी। वर्ष 2021 में यह संख्या 6.4 मिलियन हो गई थी। वहीं अगर 2022 वैश्विक स्तर की बात की जाए तो 1.3 मिलियन लोगों की मौत जो हुई थी वह आपकी टीबी से हुई थी। 2020 और 21 की बात की जाए टीबी से ग्रसित जो नए निदान वाले रोगियों की जो संख्या थी वह वैश्विक स्तर पर 60% की कमी देखी गई थी, जो 60% से अधिक था। इसमें संयुक्त रूप से जो हिस्सा था उसमें भारत, यह महत्वपूर्ण है, भारत, इंडोनेशिया, फिलीपींस का रहा है। आइए हम लोग आगे देख लेते हैं। 2025 तक टीबी से होने वाली मौतों में वैश्विक स्तर पर जो संख्या है 75% की कमी लाने का जो लक्ष्य रखा है वो गया है, वह अभी बहुत दूर है क्योंकि हम लोग उस अचीव को नहीं कर पाए हैं। 2015 के बाद से टीबी के मामलों में 16% और टीबी के मृत्यु दर में 18% की कमी प्राप्त करने पर भारत की सफलता को मान्यता दी गई है। 2022 में 2015 के तुलना में 16% की कमी आई है। वहीं वैश्विक स्तर में टीबी के मामलों में जो गिरावट हुई है वह आपका 8.7% हुई है। आप लोग देख रहे हैं जस्ट दूना का अंतर है, यानी वैश्विक स्तर पर आपकी धीमी गति है। वहीं अगर देखा जाए भारत में तो भारत में 16% की गिरावट आई है। इसी अवधि के दौरान भारत सहित वैश्विक स्तर पर टीबी से मृत्यु में 18% की कमी दर्ज हुई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन टीबी की मृत्यु का वर्ष 2021 में 9.94 लाख
से घटकर 2022 में आपका 3.31 लाख कर दिया गया है। वहीं एक वर्ष के दौरान आपका 34% से अधिक की कमी आई है। यह महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग याद रखिएगा। जलवायु प्रदर्शन सूचकांक जो प्रत्येक वर्ष जारी किया जाता है, उसी के बारे में हम लोग देख लेते हैं। यह COP28 के दौरान जलवायु परिवर्तन सूचकांक रिपोर्ट जारी किया गया है। उसमें भारत अभी तक जलवायु परिवर्तन की दिशा में सबसे अच्छा प्रयास करने वाले देशों की सूची में बना है। दुबई ने ग्लोबल क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत लगातार 5 वर्षों से शीर्ष 10 देशों में स्थान बनाए हुए है। वहीं 63 देशों और यूरोपीय संघ के प्रयास का आकलन करता है और 90% ग्रीन हाउस गैस इन्हीं देशों से उत्सर्जित होती है। जो 63 आपके देश हैं और साथ में यूरोपीय संघ वाले जो देश हैं, इन सभी को मिलाकर जो आपका देखा जाए तो 90% जो उत्सर्जन होता है ग्रीन हाउस गैस का, उसमें इन्हीं देशों का हाथ है। सूचकांक में चीन 91 और अमेरिका 97वें स्थान पर है। आगे हम लोग देख लेते हैं। CCPI रैंकिंग में भारत पिछला प्रदर्शन 2014 में 31वें स्थान पर रहा था। वहीं 2023 की बात की जाए तो यह 7वें स्थान पर पहुंचा, जो महत्वपूर्ण सुधार है। आप लोग जैसे देख रहे हैं 9 वर्षों में करीब आपका 31 से आपका 7वें पर पहुंच गया, यानी 24 अंकों की सुधार देखने को मिली है। आज तक भारत गैर जीवाश्म ईंधन स्थापित क्षमता 2030 तक 50% के लक्ष्य में 44% रहा है। आइए हम लोग आगे देख लेते हैं। चीन में दुनिया का चौथी पीढ़ी का परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाया है, उसके बारे में है। आइए हम लोग इसको भी देख लेते हैं। यह कहाँ स्थापित किया गया है? पूर्वी शेनडोंग प्रांत में सियाओ सी दाओ बे परमाणु संयंत्र है। और यह अगली पीढ़ी का, आप लोग जैसा जानते हैं, जैसे जैसे इसमें मानक बढ़ता जाता है, इसकी सुरक्षा और जो क्वालिटी होती है इसकी मानक बढ़ती जाती है, तो यह उसको जनरेशन के हिसाब से डिफाइन किया जाता है। पीढ़ी के गैस कूल्ड परमाणु संयंत्र रिएक्टरों की युग की शुरुआत हुई। जैसे आप लोग जानते हैं, इससे पहले जो परमाणु रिएक्टर में यूज किए जाते थे, वहाँ पर आपका पानी या तो कठोर जल का प्रयोग किया जाता है। अब उसी में आगे बढ़ के आपका गैस का प्रयोग किया जाएगा। वाणिज्यिक परिचालन शुरू किया गया है जिसे चौथी पीढ़ी का पहला परमाणु संयंत्र माना जा रहा है। यह विकास कार्बन उत्सर्जन को कम करने और एक अस्थायी ऊर्जा भविष्य को सुरक्षित करने की चीन की प्रतिबद्धता के लिए महत्वपूर्ण है। सिंजुआ समाचार एजेंसी जो वहाँ की है और यह वहाँ की सरकार के द्वारा प्रकाशित किया जाता है, के अनुसार 200 मेगावाट उच्च तापमान गैस कूल्ड रिएक्टर संयंत्र राज्य संचालित उपयोगिता हुआनेंग सिंधुआ विश्वविद्यालय और चीन नेशनल न्यूक्लियर कॉरपोरेशन द्वारा संयुक्त रूप से इसे विकसित किया गया है। इसमें किसका किसका महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। यह कभी क्वेश्चन यह भी उठा सकता है। इन्हीं के दोनों के द्वारा मिलकर यह विकसित किया गया है। आइए हम लोग आगे देख लेते हैं। सिदाओ बे संयंत्र, वहाँ की भाषा बहुत अजीब होती है चीन की। यात्रा 2012 में इसका निर्माण प्रारंभ शुरू हुआ था और वर्षों की सावधानी पूर्वक योजना और निष्पादन के बाद पहला छोटा मॉड्यूलर रिएक्टर 2021 में सफलतापूर्वक पावर ग्रिड से जुड़ गया था। आप लोग जैसा जानते हैं, विश्व में सबसे पहले जो पेपर का खोज करता था वह चीन ही था
और चीन ने इसको 2000 सालों तक लगभग छुपाए रखा विश्व के अन्य देशों से कि कोई यह जान न ले। तो इस मामले में चीन बहुत ही आगे है। गूगल ने एआई मॉडल जेमिनी लॉन्च किया। यह भी जेमिनी आप लोग याद रखिएगा, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अमेरिकी सर्च इंजन कंपनी गूगल सबसे पावरफुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मॉडल जो है वो जेमिनी लॉन्च किया है। जेमिनी अल्ट्रा गूगल की सबसे शक्तिशाली बृहद भाषा मॉड्यूल है। इसे डेटा सेंटर एंटरप्राइजेज एप्लीकेशन के लिए बनाया गया है। किसके लिए बनाया गया है? आपका डेटा सेंटर और एंटरप्राइजेज एप्लीकेशन के लिए। ये मॉडल टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो और कोड आदि को आसानी रूप से हैंडल कर सकता है। जेमिनी का मुकाबला ओपन एआई के चैट जीपीटी और मेटा लामा 2 से है। आप लोग चैट जीपीटी का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में बतलाइए, क्योंकि कई जगह यह पूछ दिया है। गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फ़ाबेट ने एआई सर्च इंजन को डीप माइंड और गूगल ब्रेन मर्जर के गूगल के डीप माइंड यूनिट से बनाई गई है। जेमिनी के साथ इंटीग्रेटेड चैट बोर्ड जेमिनी के साथ इंटीग्रेटेड चैट बार्ड जो है वह भारत सहित 170 देशों में अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध होगा। इसमें जो है कि भारत सहित 170 देशों में यह उपलब्ध होगा, जिन जिन देशों में गूगल को अलाउ किया गया है। विश्व के 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की फोर्ब्स सूची जारी हुई है, और इसमें आप लोग सबसे पहले नंबर पर कौन है टॉप के, और उसके बाद भारत में कौन इसमें स्थान किसको क्या दिया गया है, इससे भी प्रश्न उठाया जाता है। प्रतिष्ठित व्यावसायिक पत्रिका जो है फोर्ब, इसमें 2023 के प्रथम सप्ताह में दुनिया के सबसे शक्तिशाली जो 100 महिलाएं हैं उनकी सूची जारी की गई है, और इसमें भारत की 4 महिलाओं को स्थान दिया गया है। आप देख लीजिए, इसमें जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में 32वें स्थान पर हैं, जबकि पिछले साल यह 36वें स्थान पर थी। वित्त मंत्री के अलावा HCL कॉरपोरेशन की CEO रोशनी नादर मल्होत्रा को 60वें स्थान पर दिया गया है। अगर वहीं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन सोमा मंडल की बात की जाए तो इनको 70वां स्थान दिया गया है। वहीं बायोकॉन की संस्थापक किरण मजूमदार शाह को 76वां स्थान दिया गया है। फोर्ब की दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में टेलर स्विफ्ट और अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, यह भारतीय मूल की हैं, हैरिस जैसी हस्तियां शामिल हैं। निर्मला सीतारमण को छोड़कर भारत की अन्य महिलाएं जो हैं वह बिजनेस टाइकून है, बिजनेस वुमेन है, यह आप लोग ध्यान रखिएगा। दुनिया की 10 ताकतवर महिलाएं जो हैं वह आपके देख लेते हैं हम लोग। हम लोग देख लेते हैं दुनिया की जो 10 टॉप महिलाएं हैं जो कि ताकतवर हैं फोर्ब्स सूची के अनुसार। यहाँ पर उर्सला है, उर्सला वॉन डेर लेयेन, यह अध्यक्ष हैं यूरोपीय आयोग की या तो यूरोपीय संघ की। क्रिस्टीना लेगार्ड, यह अध्यक्ष हैं यूरोपीय सेंट्रल बैंक की। कमला हैरिस हैं, यह उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका की। आपकी रियोजिया मेलोडी, यह इटली की प्रधानमंत्री हैं, इनको आप लोग जानते होंगे। टेलर स्विफ्ट, यह संगीतकार हैं। करेन लिंच CEO हैं CVS की, और जेन फ्रेचर जो हैं आपकी वह CEO हैं TC की।
अब अबीगल जॉनसन जो हैं वह सीईओ हैं फिडेलिटी की। मैरी बर्ना जो हैं वह आपकी सीईओ हैं जनरल मोटर की। मिलिंडा गेट्स जो हैं बिल एवं मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन की सीईओ हैं। आइए हम लोग आगे चलते हैं। डोनाल्ड टस्क पोलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं, इसको आप लोग याद रखिएगा। पूछ देता है कभी पोलैंड या किसी भी देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन हुई हो, उनका नाम पूछ देता है। यूरोपीय संघ समर्थित डोनाल्ड टस्क सरकार की शपथ ग्रहण समारोह में 13 दिसंबर को वर्सा स्थित राष्ट्रपति भवन में हुआ है। इन्होंने इसके साथ ही देश की लॉ एवं जस्टिस पार्टी के 8 वर्षों की जो शासन थी इसको भी इन्होंने समाप्त कर दिए हैं। माड्यूज मोराविकी संसद में विश्वास मत हारने के बाद डोनाल्ड टस्क पोलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में 12 दिसंबर को चुना गया था। संसद में डोनाल्ड टस्क को 208 वोट मिले थे, वहीं उनके खिलाफ आपके 201 वोट मिले थे। उन्हें राष्ट्रपति चुनाव में लगभग 2 महीने बाद प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है, जिसे वामपंथी से लेकर उदारवाद रूढ़िवादी पार्टियों के गठबंधन के रूप में जीते हैं। डोनाल्ड को राष्ट्रपति आंद्रेई डूडा द्वारा राष्ट्रपति भवन में शपथ दिलाई गई है। तो आप लोग यह नाम याद रखिएगा, यही नाम महत्वपूर्ण है और पोलैंड के यह प्रधानमंत्री बने हैं। निवर्तमान दक्षिणपंथी पॉपुलिस्ट लॉ एंड जस्टिस PIS पार्टी के शासनकाल में कई मुद्दे यूरोपीय संघ के साथ कई विवाद देखे गए थे, इसीलिए और मामला आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में इसे शेयर भी कीजिए। हम लोग कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो उसके संदर्भ में तत्काल हम लोग वीडियो बनाते हैं और साथ ही साथ करेंट अफेयर, द हिंदू और जो अन्य महत्वपूर्ण मैगजीन हैं उनको भी कवर किया जाता है। और हम लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में, दोनों मोड में हम लोग टेस्ट सीरीज चलाते हैं, जो कि राज्य और संघ लोक सेवा आयोग द्वारा जो परीक्षाएं कराई जाती हैं उसी के पैटर्न पर। तो अगर आप लोग कहीं भी हों तो वहां से हमारे इस ऐप को आप लोग डाउनलोड कीजिए। आप लोग इसके लिए नोटबुक IAS एजुकेशन फॉर ऑल टाइप करना है। टाइप करने के बाद आप लोगों को ऐसा लोगो दिखाई देगा और इसको डाउनलोड करने के बाद आप लॉगिन कीजिए और बेहद ही कम कीमत पर आप लोग टेस्ट सीरीज से जुड़िए और साथ ही साथ आप लोग वांछित सफलता को हासिल कीजिए। धन्यवाद।